सोचिए, अगर आप एक ऐसे जहाज पर फंस जाएं जहां हर मोड़ पर आपकी मौत आपका इंतजार कर रही हो और सबसे डरावनी बात, कातिल कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। एक माँ अपने दोस्तों के साथ समुद्र की सैर पर निकलती है, लेकिन एक खतरनाक तूफान के बाद वह एक सुनसान जहाज पर पहुंच जाती है। यहाँ सब कुछ अजीब लगता है, खाली गलियारे, अनजानी आहटें और हर तरफ मौत का साया। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह किसी आम जहाज पर नहीं बल्कि एक ऐसे खौफनाक टाइम लूप में फंस चुकी है जहां हर मौत के बाद सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। मूवी की शुरुआत जेस नाम की एक माँ से होती है। वह रो रही होती है और अपने डरे हुए बेटे टॉमी को गले लगाकर समझाती है कि उसे बस एक बुरा सपना आया था। आज जेस अपने ऑटिस्टिक बेटे टॉमी और कुछ दोस्तों के साथ बोट ट्रिप पर जाने वाली है। सभी लोग ट्रायंगल हार्बर पर मिलने वाले हैं। जेस जल्दी जल्दी घर का काम निपटा रही होती है। वह पूल में पड़ी टॉमी की खिलौना नाव भी निकाल लेती है। उसी दौरान टॉमी पेंटिंग कर रहा होता है, लेकिन गलती से उससे पेंट फर्श पर गिर जाता है। जेस तुरंत उसे साफ करने लगती है। हालांकि ऐसा करते हुए उसकी अपनी ड्रेस गंदी हो जाती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। जेस दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वह इसे नजरअंदाज करती है और कपड़े बदलकर जाने की तैयारी करने लगती है। घर से निकलने से पहले वह टॉमी को समझाने की कोशिश करती है कि फर्श पूरी तरह साफ हो चुका है। इसके बाद दोनों ट्रायंगल हार्बर के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ट्रायंगल नाम की यॉट पर ग्रेग अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है। सबसे पहले सैली और डाउनी वहां पहुंचते हैं। सैली अपने साथ अपनी दोस्त हीथर को भी लेकर आती है और उसका परिचय ग्रेग से करवाती है। कुछ देर बाद जेस भी वहां पहुंच जाती है। उसके साथ विक्टर नाम का एक आदमी होता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि टॉमी उनके साथ नहीं होता। विक्टर कहता है कि जेस पिछले कुछ समय से अजीब व्यवहार कर रही है। जेस ग्रेग को देखकर उसे गले लगा लेती है और देर से आने के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि वह बहुत थकी हुई है, लेकिन फिर भी इस ट्रिप पर आना चाहती थी। इसके बाद सभी लोग बोट पर चढ़ जाते हैं और सफर शुरू हो जाता है। यात्रा के दौरान जेस केबिन में जाकर सो जाती है। नींद में उसे किसी समुद्र तट का सपना दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अचानक घबराकर उठ बैठी है। जब हीथर उससे पूछती है कि उसने क्या सपना देखा था, तो जेस को कुछ भी याद नहीं रहता। इसी बीच ग्रेग पूछता है कि टॉमी इस ट्रिप पर क्यों नहीं आया। विक्टर बताता है कि जब उसने यही सवाल जेस से पूछा था तो वह कुछ देर तक चुप रही थी। फिर उसने कहा था कि टॉमी स्कूल में है, लेकिन आज के दिन सभी स्कूल्स की छुट्टी होती है, इसलिए किसी को भी यह बात समझ नहीं आती। कुछ देर बाद जेस और हीथर ऊपर डेक पर आ जाते हैं। ग्रेग फिर टॉमी के बारे में पूछता है। जेस कहती है कि सब कुछ ठीक है। उसके अनुसार उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला है, हर दिन बिल्कुल एक जैसा गुजरता है। तभी अचानक हवा पूरी तरह रुक जाती है। समुद्र एकदम शांत हो जाता है। बोट भी अब आगे नहीं बढ़ रही होती। फिर सबकी नजर दूर आसमान में बन रहे एक विशाल काले बादल पर जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ग्रेग तुरंत कोस्ट गार्ड को डिस्ट्रेस कॉल भेजता है, लेकिन जवाब में उन्हें बताया जाता है कि उनके इलाके में कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दे रहा। अचानक रेडियो में तेज स्टैटिक सुनाई देने लगता है। फिर किसी डरी हुई औरत की आवाज सुनाई देती है। वह मदद के लिए चिल्ला रही होती है और बार बार कह रही होती है कि कोई सभी लोगों को मार रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ बता सके, उसकी आवाज अचानक कट जाती है। जब ग्रेग केबिन से बाहर आता है, तब तक तूफान उनके बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका होता है। वह तुरंत सभी को लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल भयानक तूफान उन पर टूट पड़ता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। विक्टर और ग्रेग नाव को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि बाकी लोग केबिन में छिप जाते हैं। ग्रेग जेस को मजबूती से पकड़े रखता है। दूसरी तरफ डाउनी सैली को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक विशाल लहर यॉट को पलट देती है और सभी लोग समुद्र में गिर जाते हैं। कुछ समय बाद तूफान अचानक शांत हो जाता है। बाकी सभी लोग किसी तरह पलटी हुई यॉट के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन हीथर का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। किसी को नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं। तभी उन्हें दूर समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है। उस जहाज का नाम एओलस होता है। उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी जान बच सकती है। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगते हैं, लेकिन जेस उस जहाज को देखकर अजीब तरह से घबराई हुई लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह इस जहाज को पहले भी देख चुकी हो। कुछ देर बाद जहाज उनके बिल्कुल पास आ जाता है। उन्हें जहाज पर एक आदमी की परछाई भी दिखाई देती है। इसके बाद सभी लोग जहाज पर चढ़ जाते हैं। हालांकि जेस अभी भी अजीब महसूस कर रही होती है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता। जहाज पर पहुंचने के बाद उन्हें एक और अजीब बात पता चलती है। पूरा जहाज बिल्कुल खाली होता है। वहां कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। ग्रेग कहता है कि उन्हें केबिन में जाकर कप्तान को ढूंढना चाहिए। जैसे ही वे जहाज के अंदर आगे बढ़ते हैं, जेस कहती है कि उसे ये जहाज जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ग्रेग हंसते हुए कहता है कि लगभग सभी जहाज एक जैसे ही दिखते हैं। इसी दौरान उन्हें साल 1932 की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में यही जहाज दिखाई दे रहा होता है। उन्हें पता चलता है कि एओलस ग्रीक पौराणिक कथाओं में हवा के देवता का नाम है और वह सिजिफस का पिता था। सिजिफस वह इंसान था जिसने मौत को धोखा देने की कोशिश की थी। सजा के रूप में उसे हमेशा के लिए एक बड़ा पत्थर पहाड़ पर चढ़ाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन
लेकिन हर बार पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाता था और उसे फिर से वही काम दोहराना पड़ता था। लेकिन तभी उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है, क्योंकि उन्हें जहाज के अंदर कहीं से कुछ टकराने जैसी आवाज सुनाई देती है। उन्हें एहसास होता है कि शायद वे इस जहाज पर अकेले नहीं हैं। वे आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी जेस को कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी ही घर की चाबियां मिलती हैं। जेस समझ नहीं पाती कि उसकी चाबियां इस जहाज पर कैसे आ सकती हैं। बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। जेस की चेन में लगी अपने बेटे टॉमी की तस्वीर दिखाती है और वह तस्वीर उसके लॉकेट में लगी तस्वीर से बिल्कुल मेल खाती है। सैली अंदाजा लगाती है कि शायद हीथर किसी तरह बच गई होगी और वही ये चाबियां यहाँ लेकर आई होगी। इसके बाद सभी लोग जहाज के बॉलरूम में पहुंचते हैं। वहां का नजारा और भी ज्यादा रहस्यमयी होता है। पूरा हॉल किसी बड़ी पार्टी के लिए तैयार दिखाई देता है। चारों तरफ खाने पीने की चीजें रखी होती हैं, लेकिन वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं होता और यहीं से इस रहस्यमयी जहाज का असली डरावना खेल शुरू होने वाला होता है। तभी सैली जोर जोर से हीथर का नाम पुकारने लगती है। उसी समय जेस को एक झलक दिखाई देती है। उसे लगता है कि कोई आदमी तेजी से भागकर कॉरिडोर में गायब हो गया है। वह तुरंत बाकी लोगों को इसके बारे में बताती है। यह सुनते ही विक्टर उस रहस्यमयी शख्स के पीछे दौड़ पड़ता है। वह सुनसान गलियारों में उसकी तलाश करने लगता है, जबकि बाकी लोग बॉलरूम में ही रुक जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रेग भी विक्टर के पीछे जाने का फैसला करता है। जेस भी उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में जेस बार बार ग्रेग को बताने की कोशिश करती है कि उसे यहाँ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसे लगता है जैसे वह इन जगहों पर पहले भी आ चुकी है, लेकिन ग्रेग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि शायद तूफान और हादसे की वजह से जेस अभी भी सदमे में है। तभी दोनों का ध्यान बहते हुए पानी की आवाज की तरफ जाता है। वे आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचते हैं। कमरे के अंदर उन्हें शीशे पर खून से लिखा एक मैसेज दिखाई देता है। उस मैसेज में थिएटर जाने के लिए कहा गया होता है। दूसरी तरफ विक्टर अभी भी उस रहस्यमयी इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसे जेस ने कुछ देर पहले भागते हुए देखा था। खून से लिखा संदेश देकर जेस डर जाती है, लेकिन ग्रेग को लगता है कि शायद जहाज का क्रू उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। नाराज होकर जेस वहां से चली जाती है। जब वह वापस बॉलरूम में पहुंचती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है। सैली और डाउनी वहां से जा चुके होते हैं और जो खाना कुछ देर पहले बिल्कुल ताजा था वह अब सड़ चुका होता है। उधर सैली और डाउनी को फर्श पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वे उन निशानों का पीछा करते हुए थिएटर तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच जेस को पास में किसी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। वह डर कर छिप जाती है। तभी उसकी नजर विक्टर पर पड़ती है। विक्टर पूरी तरह खून से लथपथ हालत में लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। जेस घबराकर उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जवाब देने की बजाय विक्टर अचानक उसका गला दबाने लगता है। जेस अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती है। आखिरकार वह विक्टर के सिर के पीछे बने एक घाव पर जोर से दबाव डालती है, जिससे वह छूटकर भागने में सफल हो जाती है। अभी वह संभल ही रही होती है कि अचानक शॉटगन चलने की आवाज सुनाई देती है। जेस तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ती है। जब वह थिएटर पहुंचती है तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सैली और डाउनी ग्रेग की लाश के पास बैठे रो रहे होते हैं। ग्रेग को अभी अभी गोली मारी गई थी। अचानक सैली गुस्से में जेस पर टूट पड़ती है। वह आरोप लगाती है कि जेस ने ही ग्रेग को मारा है। जेस हैरान रह जाती है। वह कहती है कि वह तो अभी विक्टर के साथ ही, लेकिन सैली बताती है कि मरने से पहले ग्रेग ने उसी का नाम लिया था। फिर डाउनी पूछता है कि जेस ने उन्हें थिएटर में बुलाया ही क्यों था। जेस बार बार कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तभी ऊपर बालकनी से गोलियां चलने लगी हैं। कुछ ही सेकंड में सैली और डाउनी भी गोली का शिकार हो जाते हैं। जेस उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर हो चुके होते हैं। वह जान बचाकर थिएटर से भाग जाती है। भागते भागते वह जहाज के किचन में पहुंचती है। अपनी सुरक्षा के लिए वह एक बड़ा चाकू उठा लेती है। कुछ देर बाद एक नकाबपोश शूटर किचन में झांकता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी नजर जेस पर नहीं पड़ती और वह आगे बढ़ जाता है। जेस इस मौके का फायदा उठाकर लाइफ बोट स्टेशन की तरफ भागती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वहां से वह इस जहाज से निकल सके, लेकिन तभी नकाबपोश शूटर उसे फिर से ढूंढ लेता है। वह उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले कुछ पल के लिए हिचकिचा जाता है। जेस इसी मौके का फायदा उठाती है। वह बंदूक को दूसरी दिशा में धकेल देती है और वहां से भाग निकलती है। भागते हुए वह निचले डेक पर गिर जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लेती है। उधर शूटर उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह लगातार उसके पीछे लगा रहता है। ऊपरी डेक पर पहुंचकर वह अपनी खाली शॉटगन भी जेस की तरफ फेंक देता है। जेस किसी तरह बच जाती है। भागते हुए उसे रास्ते में एक कुल्हाड़ी मिल जाती है। अब वह फैसला कर चुकी होती है कि उसे लड़ना होगा। कुछ देर तक दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है और आखिरकार जेस उस नकाबपोश हमलावर को काबू में कर लेती है। तभी जेस को पता चलता है कि हमलावर एक औरत है। वह हमलावर औरत जेस से कहती है कि अगर उसे घर वापस जाना है तो उसे सबको मारना होगा, यही एक रास्ता है। ये सुनकर जेस पूरी तरह उलझ जाती है, लेकिन अगले ही पल वह कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है और वह रहस्यमयी औरत समुद्र में गिर जाती है। जेस समझ नहीं पाती कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह सोचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पास के केबिन से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वहां एक पुराना रिकॉर्ड
प्लेयर बार बार वही गाना बजा रहा होता है। जेस रिकॉर्ड बदल देती है, लेकिन तभी उसे बाहर से लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे डेक पर पहुंचती है और जो दृश्य वह देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। समुद्र में वही पलटी हुई नाव दिखाई देती है और उस पर ग्रेग, विक्टर, डाउनी, सैली और जेस खुद खड़ी होती है। वे सभी मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। जेस को समझ नहीं आता कि आखिर यह कैसे संभव है। कुछ ही देर बाद वही लोग जहाज पर चढ़ जाते हैं, जिनमें उसकी अपनी दूसरी कॉपी जेस भी शामिल होती है। अब जेस छिपकर सब कुछ देखने लगती है। वह वही घटनाएं दोबारा होते हुए देखती है जो कुछ समय पहले उसके साथ हो चुकी थी। जब सभी लोग सिजिफस की कहानी पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी जेस अपनी दूसरी कॉपी को देखती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह दूसरी जेस उसकी मौजूदगी महसूस कर रही हो। अचानक जेस की जेब से चाबियां गिर जाती हैं। आवाज सुनकर बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं और जेस वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि जिस रहस्यमयी इंसान को सभी लोग ढूंढ रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि खुद वही थी। दूसरी जेस भी एक पल के लिए उसे शीशे में देख लेती है और तभी विक्टर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बाद में असली जेस फिर से डेक पर पहुंचती है। वहां उसे डाउनी की लाश दिखाई देती है जिसे समुद्री पक्षी नोच रहे होते हैं। यह दृश्य देखकर वह कांप उठती है। तभी विक्टर वहां आ जाता है। वह हैरान होकर पूछता है कि जेस इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई, क्योंकि उसने तो उसे अभी कुछ देर पहले नीचे छोड़ा था। जेस उसे पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है। वह कहती है कि इस जहाज पर कुछ बेहद अजीब हो रहा है और उसका एक दूसरा रूप अभी भी बाकी लोगों के साथ मौजूद है। वह विक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि वे सभी लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं और यह सब बार बार दोहराया जा रहा है। जेस यहाँ तक बता देती है कि उसने विक्टर को पहले भी इसी हालत में देखा है। उसके सिर में वही घाव भी देखा है, लेकिन विक्टर उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि जेस डर और सदमे की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। बहस के दौरान अचानक जेस विक्टर का सिर दीवार में लगे एक लोहे के हुक से टकरा देती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि उसके सिर में गहरा घाव हो जाता है। जो कुछ हुआ उसे देखकर जेस घबरा जाती है। वह तुरंत वहां से भाग जाती है। पीछे घायल विक्टर दर्द से तड़पता रह जाता है। इधर भटकते भटकते जेस क्रू के लॉकर रूम में पहुंचती है। वहां उसे कुछ कागजों का एक बंडल मिलता है। हैरानी की बात यह थी कि उन कागजों पर वही संदेश लिखा था, अगर वे जहाज पर चढ़े तो उन सबको मार डालो। जेस को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह लिखावट को पहचानती है। वह लिखावट बिल्कुल उसकी अपनी थी। अब उसे नकाबपोश शूटर की बातें याद आने लगती हैं। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। सुराग ढूंढते हुए वह एक लॉकर खोलती है। अंदर उसे कई ओवरऑल कपड़े मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही कपड़े जैसे पहले वाले शूटर ने पहने थे। वहीं उसे कई शॉटगन भी मिलती हैं। उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी। उसे बार बार कहा जा रहा था कि अगर घर वापस जाना है तो सबको मारना होगा। तभी उसकी नजर फर्श पर लगे एक ग्रिड पर पड़ती है। उस ग्रिड में उसका लॉकेट फंसा हुआ दिखाई देता है। जब वह नीचे झांक कर देखती है तो हैरान रह जाती है। नीचे बिल्कुल उसी जैसे दर्जनों लॉकेट पड़े हुए थे। उसी समय उसके गले का लॉकेट भी फिसल कर नीचे गिर जाता है। अब जेस को सच्चाई समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि यह सब बार बार दोहराया जा रहा है। वह तुरंत हथियार और गोलियां इकट्ठी करना शुरू कर देती है। उसका मकसद साफ था, उसे किसी तरह इस जहाज से बाहर निकलना था। उधर नया ग्रुप जहाज के अंदर आगे बढ़ रहा था। सैली, डाउनी और ग्रेग थिएटर की तरफ जा रहे थे, जबकि घायल विक्टर अकेला इधर उधर भटक रहा था। कुछ देर बाद जेस की मुलाकात विक्टर से होती है। वह उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन फिर उसे भरोसा दिलाती है कि वह सब कुछ ठीक कर देगी और सबको इस जहाज से बाहर निकाल लेगी। उसी दौरान वह अपने ही दूसरे रूप को बॉल रूम में जाते हुए देखती है, इसलिए वह विक्टर को जाने देती है। अब जेस अपने दूसरे रूप पर निशाना साधती है, लेकिन ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आखिरकार वह नई जेस को जाने देती है। उसे खुशी थी कि कम से कम अब विक्टर उस पर भरोसा कर रहा था। वह विक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब पहले भी हो चुका है, लेकिन तभी अचानक एक शॉटगन चलने की आवाज गूंजती है। जेस तुरंत समझ जाती है कि क्या होने वाला है। उसे पता था कि कोई सैली और डाउनी को गोली मारने वाला है। वह दौड़कर उन्हें धक्का देती है, जिसकी वजह से गोली अपना निशाना चूक जाती है। थिएटर से बाहर निकलते ही सैली और डाउनी उसके पीछे आने लगते हैं। जेस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ अभी हो रहा है वह सब पहले भी हो चुका है और शायद इस बार वे किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन सैली और डाउनी उसकी बातों को समझ नहीं पाते। जेस उन्हें शॉटगन देकर विक्टर को ढूंढने भेज देती है। फिर वह खुद बॉलरूम में वापस लौटती है, लेकिन वहां विक्टर नहीं मिलता। उसे सिर्फ खून के निशान दिखाई देते हैं जो सीधे डॉक की तरफ जा रहे थे। जेस को लगता है कि शायद विक्टर समुद्र में गिर गया है। उधर कॉरिडोर में डाउनी दूर खड़े एक व्यक्ति पर गोली चला देता है। जब वह पास जाते हैं तो पता चलता है कि वह नकाबपोश शूटर है। नकाब हटते ही सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी जेस का ही चेहरा था। खून से लथपथ एक और जेस। वह उन्हें बताती है कि विक्टर समुद्र में गिर चुका है और अगर उन्हें बचना है तो उसका पीछा करना होगा। असली जेस दूर से चिल्लाकर उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी जेस सैली और डाउनी को एक कमरे में ले जाती है और वहां पहुंचते ही चाकू निकाल लेती है। इसके बाद वह दोनों पर हमला कर देती है। डाउनी को बार बार चाकू मारा जाता है, लेकिन सैली किसी तरह वहां से भाग निकलती है। असली जेस उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन सैली को लगता है कि हमला उसी ने किया है। डरी हुई सैली इंजन
इंजन रूम में जाकर छिप जाती है। वहाँ उसे एक कंट्रोल रूम मिलता है जहाँ से वह मदद के लिए डिस्ट्रेस कॉल भेज देती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, स्पीकर से अचानक ग्रेग की आवाज सुनाई देती है और तभी एक बड़ा रहस्य सामने आता है। तूफान से पहले जेस और ग्रेग ने जो रहस्यमयी आवाज सुनी थी, वह आवाज दरअसल सैली की ही थी। इधर जेस लगातार सैली को ढूंढ रही थी। आखिरकार उसे वह जहाज के आगे वाले डेक पर मिल जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर सैली की एक नहीं बल्कि दर्जनों लाशें पड़ी हुई थीं। हर लाश उसी की थी। अब साफ हो चुका था कि यह चक्र अनगिनत बार दोहराया जा चुका है। जेस सैली को समझाने की कोशिश करती है कि वह वही जेस नहीं है जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था, लेकिन तभी उसे पीछे से शोर सुनाई देता है। वह मुड़कर देखती है जहां नई जेस और शूटर जेस आपस में लड़ रही थीं। कुछ ही देर बाद नई जेस शूटर को जहाज से नीचे फेंक देती है। जब जेस वापस सैली के पास लौटी है तो सैली उसकी बाहों में दम तोड़ देती है और तभी जेस एक और नया ग्रुप जहाज पर आते हुए देखती है। उनके साथ उसका एक और नया रूप भी था। यहीं जेस को पूरी सच्चाई समझ आती है। हर बार सबके मरने के बाद पूरा लूप फिर से शुरू हो जाता है। यॉट वापस आ जाती है और सब कुछ दोबारा होने लगता है। ये समझते ही जेस के दिमाग में एक नया विचार आता है। वह तेजी से नीचे डेक की तरफ भागती है। वह देखती है कि पलटी हुई यॉट अब काफी दूर जा चुकी है। जेस इंजन रूम तक पहुंचती है और जहाज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। सीढ़ियां चढ़ते समय वह एक बार फिर अपने ही दूसरे रूप को देखती है, जो गलती से विक्टर को उसी हुक की तरफ धक्का दे रहा था। इसके बाद वह उस कमरे में पहुंचती है जहां पहले डाउनी पर हमला हुआ था। वह उसे बाथरूम में खून से लथपथ पड़ा पाती है। फिर डाउनी के खून से शीशे पर एक संदेश लिखती है, थिएटर जाओ। इसके बाद वह डाउनी और ग्रेग की लाशों को समुद्र में फेंक देती है। फिर उसे सैली और डाउनी का नया रूप दिखाई देता है, जो बॉलरूम में ग्रेग और जेस का इंतजार कर रहे थे। जेस उनके पास जाती है और उन्हें थिएटर में ग्रेग से मिलने के लिए भेज देती है, बिना यह बताए कि यह डरावना चक्र एक बार फिर शुरू होने वाला है। लूप को रोकने के लिए अब जेस किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसे लगता था कि अगर वह सब कुछ दोबारा शुरू करे तो शायद इस बार नतीजा बदल जाए। वह एक शॉटगन उठाती है, फिर अपना चेहरा छिपाने के लिए एक मास्क पहन लेती है। अब वह खुद को पूरी तरह बदल चुकी थी। धीरे धीरे वह थिएटर की तरफ बढ़ती है। यहीं से वह उस रहस्यमयी शूटर की भूमिका निभाने लगती है जिससे वह खुद पहले डरकर भागी थी। मास्क के पीछे छिपी जेस अपने ही नए रूप और ग्रेग की बहस को सुनती है। जब ग्रेग वहां से निकलता है तो वह उसका पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद ग्रेग थिएटर की बालकनी की तरफ पहुंचता है। तभी जेस उस पर बंदूक तान देती है। पहले तो ग्रेग घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होने लगता है कि इस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि जेस ही है। अब जेस उसे पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि वह एक नया लूप शुरू करने वाली है और इसके लिए उसे अपने दोस्तों के हर डुप्लीकेट को मारना होगा। उसकी योजना थी कि अगली बार वह सीढ़ियों पर उनका इंतजार करेगी और उन्हें इस जहाज पर चढ़ने ही नहीं देगी। जेस की आंखों में आंसू थे। वह ग्रेग से माफी मांगती है और फिर ट्रिगर दबा देती है। ग्रेग वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद जेस सैली और डाउनी को भी गोली मार देती है, लेकिन सब कुछ उसके सोचे हुए तरीके से नहीं होता। एक बार फिर सबसे नई जेस बच निकलती है। अब असली जेस उसी नकाबपोश हमलावर में बदल चुकी थी जिससे वह शुरुआत में भाग रही थी। ऊपरी डेक पर दोनों जेस आमने सामने आ जाती हैं। फिर उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की के दौरान नकाबपोश जेस जहाज से नीचे समुद्र में गिर जाती है। गिरते समय वह आखिरी बार चिल्लाती है। वह अपने नए रूप से कहती है, उन्हें जहाज पर मत चढ़ने देना। अगर घर वापस जाना है तो सबको मार देना। समुद्र में गिरने के बाद जेस किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने शुरुआत में अपने सपने में देखा था। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वह समझने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचकर उसे राहत मिलती है क्योंकि उसका बेटा टॉमी अभी भी जिंदा था। वह खिड़की के पास बैठकर ड्राइंग बना रहा था, लेकिन तभी जेस की राहत पल भर में गायब हो जाती है क्योंकि उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखती है और अपने ही दूसरे रूप को बैकयार्ड में घूमते हुए पाती है। दूसरी जेस कपड़े और खिलौना जहाज समेट रही थी। जेस खिड़की से अंदर झांकती है। वह देखती है कि उसका दूसरा रूप टॉमी पर चिल्ला रहा है। बेचारा टॉमी डर से सहमा हुआ था। कुछ देर बाद टॉमी गलती से पेंट फर्श पर गिरा देता है और दूसरी जेस उस पर गुस्सा करने लगती है। यह देखकर असली जेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि वह अपने बेटे के साथ कितना गलत व्यवहार करती रही है। जब दूसरी जेस पेंट साफ करने में व्यस्त होती है तभी असली जेस उसका ध्यान भटकाने के लिए डोरबेल बजा देती है। फिर वह चुपचाप पीछे वाले शेड में जाती है। वहां से एक भारी हथौड़ा उठाती है और बिना ज्यादा सोचे समझे अपने ही दूसरे रूप के सिर पर वार कर देती है। दूसरी जेस वहीं गिर जाती है। तभी जेस की नजर टॉमी पर पड़ती है। उसने यह सब अपनी आंखों से देख लिया था। डरा हुआ टॉमी कांप रहा था। जेस तुरंत उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि उसने जो देखा वह सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद वह दूसरी जेस की लाश को एक बैग में भर देती है, अपना खोया हुआ लॉकेट उठाती है और बैग को कार की डिक्की में रख देती है। सब कुछ खत्म करने के बाद वह टॉमी
टॉमी को लेकर घर से निकल पड़ती है। इस बार वह उससे वादा करती है कि अब वह उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक सीगल उनकी कार की विंडशील्ड से टकरा जाता है। जेस कार रोक देती है। टॉमी घबरा जाता है। उसे शांत करने के लिए जेस उस पक्षी को दफनाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह समुद्र किनारे पहुंचती है, वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किनारे पर मरे हुए सीगलों का ढेर लगा हुआ था। अब जेस समझ जाती है कि वह अभी भी उसी अंतहीन लूप में फंसी हुई है। वह तुरंत कार की तरफ भागती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन जल्दबाजी में एक और हादसा उसका इंतजार कर रहा था। टॉमी को शांत कराने की कोशिश में उसका ध्यान सड़क से हट जाता है और तभी सामने से आता हुआ एक ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है। भयानक टक्कर के साथ कार पलट जाती है। कुछ ही मिनटों में लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें कार में टॉमी गंभीर हालत में मिलता है और डिक्की में छिपी एक लाश भी मिलती है। लेकिन सबसे अजीब बात कुछ और थी। जेस खुद सड़क किनारे खड़ी यह सब देख रही थी, वो भी बिना किसी चोट के, जैसे उसका शरीर अब उस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। तभी एक टैक्सी ड्राइवर उसके पास आता है। वह जेस को बताता है कि उस घायल लड़के को अब बचाया नहीं जा सकता। यह सुनकर जेस सब कुछ समझ जाती है। शायद वह अब जिंदा नहीं थी, या शायद किसी सजा में फंसी हुई थी। वह टैक्सी ड्राइवर से उसे ट्रायंगल हार्बर ले चलने को कहती है। रास्ते में उसकी आंख लग जाती है और जब वह जागती है तो खुद को फिर से ट्रायंगल हार्बर पर पाती है। उसकी यादें धुंधली होने लगती हैं। उसे पिछली घटनाएं धीरे धीरे भूलने लगती हैं। तभी विक्टर उसके पास आता है और अपना परिचय देता है। जेस उसे पहचान नहीं पाती। विक्टर उसे यॉट तक लेकर जाता है। फिर वह मुस्कुराकर पूछता है, वैसे टॉमी कहाँ है? कुछ पल सोचने के बाद जेस जवाब देती है, वो स्कूल में है। और यहीं से वही सफर एक बार फिर शुरू हो जाता है। और यही हमें पता चलता है कि ये लूप जेस को सजा देने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जेस अपनी गलतियों को कभी मानने को तैयार नहीं होती थी और उसका बर्ताव भी अपने बेटे से साथ अच्छा नहीं था। इसी लूप में रहकर उसे एहसास हुआ कि वो अपने बेटे पर कैसे जुल्म किया करती थी और शायद अब ये सजा उसे हमेशा हमेशा के लिए मिलती रहे। अब जेस एक बार फिर वही कभी न खत्म होने वाले सफर पर निकल पड़ती है। उसे नहीं पता कि यह सफर कब खत्म होगा, या फिर कभी खत्म भी होगा भी या नहीं। यही फिल्म खत्म होती है, लेकिन जेस का लूप नहीं। अब अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाली कहानी के साथ।